जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे नवमांश के ऊपर और हमारा भाग्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में लाइफ रिपोर्ट बनवानी है, दशा के बारे में जानना है, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उनके चार्ट में क्या कर रहे हैं, बहुत आसान है, संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये वीडियो है ये बंधुओं इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मन में कई लोगों की बहुत दुविधाएं रहती हैं लगन को लेके, लगन चार्ट को लेके और नवमांश चार्ट को लेके, अपने भाग्य को लेके। तो इससे आप लोगों को काफी कुछ चीजें शायद क्लियर होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होगी आपको। देखिए, एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जान लेना कि देखिए चंद्रमा जो होता है ना, मून हमारे चार्ट का, वो हर प्रकार के राजयोगों को रिफ्लेक्ट करता है, या यूं कह लीजिए कि वो ये शो करता है कि भाई जो आपकी पत्रिका में राजयोग बन रहे हैं, कुछ बेटर पॉइंट्स बन रहे हैं, जब पत्रिका में आपके चार्ट में कहीं ग्रह बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से अगर अच्छी स्थितियां बन रही हैं, फिर भी उसके बावजूद भी चंद्रमा हमारी पत्रिका में स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो पाएंगी, वो लागू हो पाएंगी, अपनी पूर्णता को पा पाएंगी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में कि मून या चंद्रमा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे किसी भी प्रकार का जो राजयोग हो वो फलित हो। अदरवाइज अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा मान लीजिए कि खराब स्थिति में बैठा हुआ है, लगन कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी पत्रिका में कई प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, सन और मरकरी साथ बैठे हुए हैं, 9th और 10th हाउस का लॉर्ड साथ में बैठा हुआ है, कई बार ऐसे राजयोग फलीभूत नहीं हो पाते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर चंद्रमा किसी का केंद्रुम में हो, मतलब उसके 12वें में और उसके 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, उसके ठीक 7वें स्थान पे भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, इन तीनों जगहों पे चंद्रमा से कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, उसके 12वें में कोई नहीं बैठा है, उसके दूसरे में कोई नहीं बैठा है, सामने 7वें स्थान पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है अगर चंद्रमा के, तो आप इसको एक साइन समझ सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के गुड चीजें होना या राजयोग फलीभूत होना, उन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाते हैं कई बार, या हमको उनकी पूर्णता का आभास नहीं हो पाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने मून को स्ट्रांग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए अगर आपके चार्ट में मून वीक है। अदरवाइज कई प्रकार के आपको वो जीवन में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सुख, ये सब वो नहीं लेने देगा, और ये हम लोगों को पता चल जाता है कि अगर हमारे चार्ट में जो है मून खराब स्थिति में बैठा हुआ है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए जो लगन और नवमांश से रिलेटेड मैं ये वीडियो आपके लिए क्लियर करने के लिए है, तो मैंने पहले आपको मून का पार्ट बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राजयोगों को फलीभूत होने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए आपके चार्ट में लगन में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि महाराज, तुला लगन है आपका, शनि महाराज जो है पहले घर में तुला राशि में बैठे हुए हैं। भाई अब इससे हमको जो है अच्छा घर, परिवार, हमारी एजुकेशन, हर प्रकार का काम, प्रोफेशनल जिसको कहा जाए सक्सेस, सब कुछ यहाँ पे हमको समझ में आने लगता है जी कि तुला लगन में 1st हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं। अब लेकिन नवमांश कुंडली में मान लिया जाए
कि सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं दूसरे स्थान पे, नीच के होके, डेबिलिटेटेड होके अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं सेकंड पे। इसका मतलब हुआ नवमांश कुंडली मीन लगन की बन के आएगी। उदाहरण मैं सिर्फ दे रहा हूं आपको कि आपका जो लगन है वो तुला है और जो आपका नवमांश कुंडली है वो बन के आई है मीन की। सैटर्न आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं लगन में, तुला में। वो हमको ये इमेज प्रदान करते हैं कि भाई हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रॉस्पेरिटी, घर परिवार, सुख, मदर का आराम, एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं, हर प्रकार का हमको जो है वो वृद्धि का संकेत देते हैं। लेकिन असली भाग्य शनि महाराज का कहां छुपा हुआ है, शनि से हमको क्या प्राप्त होगा या उनसे हमको परेशानी प्राप्त होगी, ये हमको पता चलेगा नवमांश कुंडली में। तो लगन चार्ट से देख के किसी भी ग्रह को आप बिल्कुल भी ये मत सोच लीजिए, उसको मत ये अंदाजा लगा लीजिए कि नहीं हमारी पत्रिका में तुला लगन में फर्स्ट हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, अब हमारी पत्रिका में शनि की दशा अच्छी जाने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको देखेंगे नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली हमारा इनर स्ट्रक्चर है। नवमांश कुंडली ये बताती है कि हमको जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है इस जीवन में जीने के लिए, जो भी लिखा हुआ है वो किस प्रकार से घटित होगा, किस प्रकार से हमारा इनर स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे चलेगा, ये हमको नवमांश कुंडली बताती है। एक्चुअलिटी उसकी चीजों की कि क्या दम है, क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, हर प्लैनेट का क्या भाग्य है, वो हमको नवमांश कुंडली बताती है। अब जैसे मैंने आपको बताया शनि महाराज बैठ गए नवमांश कुंडली में मेष राशि के, तो अब आप यहां पे सोच सकते हैं कि ये एक अटर प्रॉब्लमैटिक पोजीशन यहां पे शो करता है। कई प्रकार का हमको अपनी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मनी अर्निंग से प्रॉब्लम हो सकती है, हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स अब यहां पे सैटर्न दिखा रहा है, आप ये मान लीजिए। अब इसमें एक स्टेप मैं आपको और आगे बढ़ के बताता हूं। देखिए नवमांश कुंडली में ही हमारा खर नवमांश होता है। खर नवमांश का मतलब होता है, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन आपके लिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए नवमांश कुंडली में जहां पे भी आपका चंद्रमा बैठा होगा वहां से जो फोर्थ हाउस होता है वो होता है ये खर नवमांश का प्लैनेट, या आप उसको मान के चलेंगे कि वो प्लैनेट आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, दुविधाएं, कष्ट ये सब दे सकता है। अब जैसे हम लोग सैटर्न महाराज का उदाहरण ले रहे हैं कि तुला लगन की कुंडली है, सैटर्न बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में तुला राशि में, बहुत बढ़िया। नवमांश कुंडली में वो मीन लगन की हमको कुंडली मिली। अब वहां पे सेकंड हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं नीच राशि में। अब मान लीजिए मून ऐसी स्थिति में वहां पे बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। मीन लगन वालों के लिए उदाहरण के तौर पे ऐसी स्थिति में चंद्रमा बैठा हुआ है, मान लीजिए नाइन्थ हाउस में, स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में। वहां से जब हम 4 स्थान आगे गिनेंगे तो हमको आएगा 12th हाउस, यानी कि शनि की ही राशि कुंभ आती है वहां पे। अब शनि महाराज क्या हो गए, खर नवमांश के जो है वो स्वामी हो गए। अब वहां पे वो वहां के स्वामी भी हो गए। अब देखिए 2 नेगेटिव इफेक्ट्स शनि महाराज के साथ जुड़ गए। पहला क्या, पहले तो वो जो इतने सबल प्लैनेट लग रहे थे हमको लगन से, वो नवमांश में जाके सेकंड हाउस में नीच के हो गए। तो वहां पे आप ये कहेंगे कि भाई कसबल जो है वो सारे निकल गए। अब ये हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको इसी का क्या बताया कि चंद्रमा से आपके नवमांश कुंडली में चंद्रमा जहां पे भी बैठा है वहां से 4th हाउस जो होता है वो खर नवमांश का प्लैनेट होता है। वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस, ऑब्स्टिकल्स, हेल्थ इश्यूज सब कुछ प्रदान कर सकता है। अब हम लोगों ने इसी उदाहरण में लिया कि मीन लगन में चंद्रमा वृश्चिक राशि में 9th हाउस में बैठे हुए, वहां से 4th हुआ कौन सा लॉर्ड,
सैटर्न ही। अब सैटर्न के पास 2 पाप प्रभाव उसके ऊपर आ गए। अब आप ये समझ सकते हैं कि सैटर्न का भाग्य क्या है, सैटर्न की दशा कैसे जाने वाली है। सैटर्न के लिए हमको उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमको ओरिजिनल अपने घर की सुख शांति, पढ़ाई लिखाई, चिल्ड्रन, मैरिज, हर प्रकार की चीजों के लिए, फाइनेंसिस के लिए, काम के लिए, अल्टीमेटली सैटर्न जो है प्रोफेशन से भी जोड़ के देखा जाता है। तो हमको यहां पे उसका प्लैनेट का भाग्य पता चल जाता है। इसी प्रकार से आप हर एक प्लैनेट को इस तरीके से मैच कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही सैटर्न का ही उदाहरण लेते हुए आपको इसी में एक थर्ड पॉइंट भी बता रहे हैं। ये देखिए, सैटर्न का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। अब सैटर्न तुला लगन में फर्स्ट हाउस में उच्च के बैठे हैं, नवमांश कुंडली में मीन लगन का नवमांश है, सेकंड हाउस में वो नीच के हो गए, वहां पे बैठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग के खर नवमांश के भी वो प्लैनेट हो गए। अब वो बैठे हैं मेष राशि में, नवमांश कुंडली में। ये मेष राशि आपके लगन चार्ट में कहां आती है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड एस्पेक्ट है उस चीज का, क्योंकि अब हमको ये पता चलेगा कि ये प्लैनेट खराब करेगा, हमें परेशानी देगा, हमको दुविधाएं देगा, ऑब्स्टिकल्स देगा, किन चीजों की वजह से दे सकता है, कौन सा ऐसा घर है जो सबसे ज्यादा हिट हो सकता है। अब ये जो मेष राशि है जिसमें नवमांश कुंडली में शनि महाराज बैठे हुए हैं, अगर देखेंगे तो तुला लगन वालों के लिए ये मेष राशि पढ़ के आती है 7th हाउस में, उनके 7th हाउस में। तो जितने भी कंसर्न्स निकलेंगे ये 7th हाउस से निकल सकते हैं। यानी कि हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी मैरिज, हमारे बिजनेसेस, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स यहां पे दे सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंसेस, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है उनसे बात करने की, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है उनको कन्फ्रंट करने की सामने से, ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए सरदर्द बनने वाली हैं। तो ये इसका थर्ड पॉइंट होता है। तो उससे हमको कंप्लीटली पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये भाग्य हमारा जो है सैटर्न के द्वारा किस तरीके से बाधित हो रहा है। अब इसमें एक और फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसमें? फोर्थ पॉइंट ये आता है कि सैटर्न अब नवमांश कुंडली में जहां पे भी उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है बैठा हुआ है, जैसे मेष राशि में, अब हमको ये देखना है कि वो जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, वो जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो कैसी स्थिति में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, ये हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहां से हमको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। उस नक्षत्र के लॉर्ड की पूजा करके हम अपने सैटर्न को बल दे सकते हैं। अब जैसे सैटर्न मेष राशि में मान लीजिए 3 नक्षत्र होते हैं, एक आपका अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये तीनों नक्षत्र हैं। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में सैटर्न जो मेष राशि में बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं भरणी नक्षत्र में, शुक्र महाराज के नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं। और शुक्र मान लिया जाए कि नवमांश कुंडली में ही उच्च के बैठे हुए हैं, तब उच्च के बैठे हैं इसका मतलब शुक्र महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे मीन लगन के। नवमांश की जो हम लोग उदाहरण लेके चल रहे हैं उसको रिलेट करते रहिए। अब वो वहां पे बैठे हुए हैं। अब हमको यहां पे ये पता चल जाता है कि अच्छा, सैटर्न हमारे जीवन में इन सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, दे सकते हैं, ये परेशानी है, लेकिन उनका जो नक्षत्र का लॉर्ड है, नक्षत्र का स्वामी है शुक्र महाराज, वो फर्स्ट हाउस में उच्च के होके बैठे हुए हैं। इससे हमको ये पता चलता है, अगर हम लोग ब्रॉड वे में बात करें, कि व्यक्ति अपने जीवन को सही रास्ते पे चला के अल्टीमेटली ले जाएगा, सही तरीके से वो अपने जीवन को कवर कर लेगा, ये हमको पता चलता है यहां से। अल्टीमेटली बिल्कुल डिजास्टर नहीं होगा किसी भी चीज में। मान लिया जाए कि मैरिज में बिल्कुल ही डिजास्टर हो गया
या हमारे अपने प्रोफेशन में बहुत डिजास्टर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक तरीके से चला के ले जाएगा। कठिनाई या परेशानियां आएंगी, बट क्योंकि शनि देव का जो नक्षत्र का लॉर्ड है शुक्र महाराज फर्स्ट हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। क्योंकि शुक्र यहां पे इसलिए ज्यादा असर करेंगे क्योंकि वो ओरिजिनली तुला लगन वालों के लिए लगन के लॉर्ड भी हैं। तो हर प्रकार की परेशानियां, झंझट, इन सारी चीजों को निकल के आगे वो अंततः जो है वो सक्सेस या विजय प्रदान करेंगे। तो देखिए, हमको ये सारी चीजें यहां पे मालूम पड़ती हैं। हर एक प्लैनेट की आप ये मान के चलिए किस तरीके से वो हमारे लगन के कौन से घर से अटैच है, तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारा भाग्य क्या है। अब जैसे हम लोगों ने बात करी सैटर्न की, हम लोग बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पे चंद्रमा की। अब किसी की पत्रिका में मान लीजिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, वृश्चिक लगन का चार्ट है, और चंद्रमा महाराज 9th हाउस के स्वामी हैं, कर्क राशि के, वो वहीं पे कर्क राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हर प्रकार का धर्म, भाग्य, वृद्धि, पिता, एजुकेशन, इसमें सब में बड़ा अच्छा उनको फल प्रदान कर रहे हैं। अच्छे पिता होंगे, अच्छे संस्कारी पिता, नॉलेज, ज्ञान, हर प्रकार का जो 9th हाउस हमको प्रदान करता है, वो सारी चीजें बाहर से हमको दिखाई पड़ रही हैं कि वो हमको मिल रही हैं। वृश्चिक लगन है। अब हमको इसका बल चंद्रमा का देखना है नवमांश कुंडली में जाके, कि नवमांश कुंडली में चंद्रमा महाराज कहां बैठे हुए हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हाँ, हमारा भाग्य कब खुलेगा, कौन से टाइम में खुलेगा, ये भी देखिए पता चल जाता। मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, अब चंद्रमा जो बैठे हुए हैं 9th हाउस में वृश्चिक लगन वालों के लिए, तो पराशर ऋषि के हिसाब से जो 9th हाउस का लॉर्ड होता है वो हमारे भाग्य उदय का कारक होता है। मतलब उसकी एज से रिलेटेड हमारे जीवन में भाग्य उदय हो जाता है। चंद्रमा बैठा है तो आप मान के चलिए 24-25 साल की उम्र तक भाग्य उदय हो जाएगा। सूर्य बैठे हैं तो 21 साल की उम्र में भाग्य उदय स्टार्ट हो जाएगा। शुक्र महाराज बैठे हैं तो मान के चलिए कि 25-26 के निकट भाग्य उदय होगा। मंगल बैठे हैं तो 28 के निकट उदय होगा। बृहस्पति, बुध महाराज बैठे हैं तो आप मान के चलिए 30 से लेके 32-33 तक आपका भाग्य उदय होगा। सैटर्न बैठे हैं तो 36 साल की उम्र में जो है वो भाग्य उदय कराते हैं। और अगर राहु और केतु बैठे हैं तो कई बार 42 साल की उम्र में भी भाग्य उदय कराते हैं। ये जो उनकी एज है। तो यहां पे चंद्रमा इज सपोज टू, मतलब अगर वो वृश्चिक लगन में 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा भाई किसी व्यक्ति के भाग्य को 24 या 25 साल में वो उदय कर देंगे और वो अपने जीवन के पथ पे आगे निकल जाएगा। अब नवमांश कुंडली में हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए नवमांश कुंडली बन के आती है कर्क की, वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब कर्क लगन में चंद्रमा जो है वैसे ही लगन के स्वामी बन के आ गए। अब वो और प्रोमिनेंट हो गए यहां पे चंद्रमा आपके लिए। अब चंद्रमा मान लीजिए बैठे हुए हैं वहां पे 4th हाउस में, दिग्बली होके 4th हाउस में बैठे हुए हैं चंद्रमा वहां। अब 4th हाउस में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, जो कि कर्क लगन का बन के आया है। अब कर्क लगन में 4th हाउस होता है तुला राशि, वहां पे बैठे हुए हैं चंद्रमा, दिग्बली भी है। अब व्यक्ति भाई अब यही समझेगा कि लगन कुंडली में चंद्रमा हमारे 9th हाउस में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में अति उत्तम। नवमांश कुंडली में वो बैठे हुए हैं 4th हाउस में, दिग्बली हैं, और अच्छा जो है भाग्य हमारा राइज हो जाएगा। हमको हर प्रकार के लाभ मिलने लगेंगे, हर प्रकार के राजयोग हमारे फलीभूत होने लगेंगे। भाई चंद्रमा यहां पे मजबूत हो रहा है। अब यहां पे आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या आता है? स्टेप नंबर 2 ये आता है कि चंद्रमा जो तुला राशि में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, वो तुला राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए पड़ती है 12th हाउस में। तो इसको हम क्या कहेंगे? चंद्रमा जो है वो द्वादशेश से ग्रसित है, 12th हाउस से ग्रसित हो के बैठा है नवमांश कुंडली में, चौथे में। ये बात याद रखिए आप।
अब ये जो द्वादशेश से ग्रसित होके बैठा है, आप इससे ये मान के चलिए कि वो आपके कई प्रकार के लॉसेस का भी परिचायक हो गया है, लॉसेस का भी वो परिणाम देने वाला आपका बन सकता है यहाँ पे। अब आपको ये पता चल गया कि अच्छा चंद्रमा तो यहाँ पे हमारे तुला राशि में बैठा हुआ है जी 4th हाउस में, और ये तुला राशि तो हमारी लगन कुंडली में पड़ती है 12वें स्थान में। तो कई प्रकार के हमारे एक्सपेंडिचर, लॉसेस, हमारा खुद का दिमाग का सही तरीके से संतुलन ना रह पाना, दूसरी एडिक्शंस में चले जाना, क्योंकि जो ये तुला राशि है जो हमारे लगन में 12th हाउस में पड़ती है, ये कई प्रकार के देखिए स्पिरिचुअलिटी और इंटॉक्सिकेशंस दोनों चीजों को दिखाती है। यहाँ पे राशि तुला है, चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं। अब व्यक्ति उन चीजों से भी ग्रसित होके अपने भाग्य को पीछे ढकेल सकता है, कई प्रकार के लॉसेस अपने लिए क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट और क्या बढ़ जाएगा अगर हम लोग देखें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं केतु महाराज, एक सिचुएशन ऐसी भी आप लीजिए नवमांश कुंडली में। अब ये चंद्रमा के साथ नवमांश कुंडली में 4थे स्थान पे केतु महाराज बैठ गए। अब जो भाग्य उदय हमको 24 साल में दिखाई दे रहा था, अब वो खिंच सकता है 42 साल की उम्र तक, क्योंकि केतु की और राहु की एज 42 से स्टार्ट मानी जाती है। कहीं कहीं लोग 42 मानते हैं, कहीं 46 मानते हैं, लेकिन ये 42 लिया जा सकता है। तो अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे चंद्रमा आपका एक्चुअली में वीक हो गया, यहाँ पे आपका चंद्रमा, तो हमको इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब चंद्रमा वहां पे जिस नक्षत्र में भी बैठा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे कि भाई चंद्रमा वहां पे तुला राशि में बैठा हुआ है, चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, उत्तम बात हो जाएगी। यहाँ पे एक बल मिलेगा चंद्रमा को, कहने का अर्थ है लगन के स्वामी का भी बल मिलेगा। वजह क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल लगन के स्वामी थे, और नवमांश कुंडली में कर्क लगन जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है वहां पे वो 5th और 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल महाराज। अब यहाँ पे चंद्रमा को वो बल प्रदान करेंगे। और नवमांश कुंडली में अगर मंगल महाराज मान लीजिए 10th हाउस में, 5th हाउस में या सुंदर घरों में बैठे हुए हैं बल, बिल्कुल बलपूर्वक, तो इस चंद्रमा को जो है वो बल प्रदान करेंगे। यहां पे ऐसा समझना चाहिए चंद्रमा का जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो भी। अदरवाइज यहां पे चंद्रमा जो कि हमको बाहर से बहुत बलवान दिखाई दे रहा था, बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था, वो गड़बड़ हो सकता है, हमारे भाग खराब हो सकते हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो सकती है, विदेश जाके हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर प्रकार का हमारे जीवन में गलत आदतें हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हमको ट्रबल्स कर सकते हैं, कई प्रकार का हमको अपने मनस में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े मंथन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने जो लिया नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से हर एक प्लैनेट को मैच करेंगे। अब चंद्रमा हम सब लोग जानते हैं हमारा हैप्पीनेस का, खुशी का, आनंद का, नित्य के जीवन जीने का, डेली जो हम लोग जीवन जीते हैं भाई, एवरी डे वी गेट अप इन द मॉर्निंग, ये चंद्रमा करा रहा है। चंद्रमा हमारी लॉन्जिविटी है, हमारा जीवन का नित्य कर्म है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अगर पलक भी झपका रहे हैं तो वो चंद्रमा के कारण है। तो चंद्रमा अगर हमारे नवमांश कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आप ये अवश्य जान लीजिए या समझ लीजिए कि भाई हमारे जीवन में जिसको कहा जाता है ना एक संतोष, एक ब्लिस, एक हैप्पीनेस, एक आराम का जीवन, एक लग्जरी का जीवन, कंफर्ट का जीवन, वो शायद हमको ना मिल पाए। कुछ और कारणों की वजह से शायद हमारे पास बड़ा घर हो जाए, कुछ और कारणों की वजह से शायद हमारे पास पैसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर चंद्रमा खराब है D9 चार्ट में तो ये अवश्य याद रखिएगा जीवन में सुख जो है वो दूर भागता रहता है। इसी प्रकार से आप हर प्लैनेट को मैच कर सकते हैं। शनि महाराज अगर आपकी नवमांश कुंडली में खराब बैठे हुए हैं तो हम लोग शनि महाराज को किस लिए जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि भाई ये हमारे पूर्व जन्म के
कर्मों को प्रदान करने वाले हैं, उसका फल अच्छा या बुरा वो हमको प्रदान करने वाले हैं। अब अगर नवमांश कुंडली में सैटर्न या शनि महाराज हमारी पत्रिका में खराब बैठे होंगे, खराब स्थिति में होंगे, तो हमको ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि शनि के जो कारक तत्व हैं, जैसे काम है, प्रोफेशन है, करियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे अपने जीवन का, उन सारी चीजों में हमको बड़े संघर्ष करने पड़ सकते हैं। और फिर उसके अलावा फिर जो उनके बैड इफेक्ट्स हैं, जैसे दुख है, दरिद्रता है, ये सारी चीजें भी, हर प्रकार की हेल्थ इश्यूज हैं, वो हमको ज्यादा मिलेंगी। सैटर्न अगर हमारी नवमांश कुंडली में खराब बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हमको एप्रोप्रिएट उसका पूरा उपचार करना पड़ता है, रेमेडी करनी पड़ती है अंततः, नहीं तो हमको सुख नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे बृहस्पति, हमारी पत्रिका में बृहस्पति लगन में सुंदर बैठे हुए हैं, नवमांश कुंडली में अगर वो अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं। अब यहीं पे एक उदाहरण बृहस्पति महाराज का भी ले लेते हैं। मान लीजिए अब किसी की पत्रिका में बृहस्पति महाराज, वृश्चिक लगन का ही चार्ट लेते हैं, वृश्चिक लगन में बृहस्पति महाराज जो हैं वो बैठे हुए हैं पंचम स्थान पे, मीन राशि में वो बैठे हुए हैं। और नवमांश कुंडली हम लोग कर्क की ही लेते हैं, कर्क लगन में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 9th हाउस में, मीन राशि में वर्गोत्तम होके। अब ये वाली स्थिति, ये वाली दशा बृहस्पति महाराज की, बृहस्पति के अपने कारक तत्व, ये सब आपको पूरी मात्रा में भरपूर मिलेंगे। संतान का सुख, धन का सुख, स्पिरिचुअलिटी का सुख, अच्छी वाणी का सुख, अच्छे खान पीन का सुख। हाँ, वो बहुत ज्यादा बहुताहत हो सकती है तो मोटे अवश्य हो सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन मैं यहां बता रहा हूं कि देखिए, इस प्रकार से बृहस्पति महाराज हमको वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लगन में बैठे हुए हैं, वृश्चिक लगन का हम लोगों ने उदाहरण लिया, वृश्चिक लगन में वो पंचम स्थान में मीन राशि में बैठे हुए हैं, अति उत्तम है भाई, बहुत बढ़िया। और वृश्चिक लगन के लिए क्योंकि बृहस्पति महाराज जो है वो सबसे उत्तम प्लैनेट भी है। अब कर्क लगन में भी वो 9th हाउस के स्वामी होते हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो वर्गोत्तम है। तो एक प्रकार की हमारा विवेक, हमारा विजडम, हमारी समझदारी, हमारा ज्ञान एक उत्कृष्ट क्वालिटी का हो जाएगा। हम उससे ये देखिए लेंगे ब्लेसिंग्स हमको प्राप्त हो रही हैं, पूर्व जन्म की हमको ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। बृहस्पति क्योंकि ब्लेसिंग से रिलेटेड है, हर प्रकार की ब्लेसिंग। व्यक्ति कहता है ना हमारे जीवन में भाई किसी प्रकार का आशीष नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, हमको जीवन में पता नहीं हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं किए हैं। बृहस्पति अगर हमारी पत्रिका में नवमांश कुंडली में ऐसी स्थिति में, सुंदर स्थिति में बैठा हुआ, यकीन मानिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए और उसका फल आपको अंततः मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए बृहस्पति आपको शो करता है। बृहस्पति जिन चीजों का कारक है, संतान का कारक है, उसमें आपको अच्छा मिलेगा। स्त्रियों के लिए वो हस्बैंड्स का कारक है, उनको पति सुख भी अच्छा मिलने की संभावना यहां पे पूरी है, क्योंकि बृहस्पति एक कारक प्लैनेट है पति को लेके स्त्रियों के लिए। तो अगर वो हमारे स्त्रियों के चार्ट में बहुत स्ट्रांग होता है तो ये मानना चाहिए कि जो भाई उनका लाइफ पार्टनर है उससे उनको काफी सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ पे ये अलग बात है कि वहां पे 7th हाउस का लॉर्ड भी देखना पड़ेगा। D9 में 7th हाउस का लॉर्ड कैसा है, सप्तम में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, बृहस्पति अच्छा बैठा हुआ है चार्ट में स्त्रियों के, तो अवश्य ये मानने योग्य बात है कि उनका विवाह होगा, पहली बात। दूसरी बात कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो कई उनके अंदर उत्कृष्ट क्वालिटीज हो सकती हैं, विवाह अच्छा चलेगा, ऐसी भी पूरी संभावना है। तो इसी तरीके से हम लोग हर प्लैनेट के बारे में जान सकते हैं। मंगल हमारे लिए विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन, साहस का प्रतीक है हमारी पत्रिका में मंगल महाराज। अब नवमांश कुंडली में मंगल महाराज अगर मान लीजिए खराब स्थिति में बैठे हुए हैं हमारे चार्ट में, नीच के हो गए, खराब घरों में बैठे हुए हैं, और मालूम पड़ा वो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर भी खरे उतर रहे हैं जिन पॉइंट्स के बारे में हम लोग ने वीडियो में स्टार्टिंग में सैटर्न के बारे में डिस्कस किया है कि जैसे चंद्रमा से 4थे स्थान का स्वामी खर प्लैनेट कहलाता है। अब वो प्लैनेट मालूम पड़ा इसी मंगल के साथ बैठा हुआ है
और मंगल महाराज जो है खराब स्थिति में है, बहुत षडबल में बिल्कुल हीन है, कमजोर है, नीच के हैं नवमांश कुंडली में। तो हमको अवश्य देखिए ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि मंगल से रिलेटेड हमको उपाय तुरंत करने हैं। अदरवाइज हमारी पत्रिका में आप मान के चलिए कि हमारा डिटर्मिनेशन, करेज, विल पावर, किसी प्रकार का साहस, मुश्किल समय में अपने जीवन को चलाते रहना, एक जिसको कहते हैं ना कि भाई हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हमने अपने साहस से सब कुछ प्राप्त कर लिया अपने जीवन में। और फिर अगर मंगल महाराज नवमांश कुंडली में खराब है तो आप समझ सकते हैं मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। मंगल जिस घर के स्वामी हैं लगन कुंडली में, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम वहां पे आएगी। आपका अगर मंगल लगन कुंडली में मालूम पड़ा 9th हाउस के प्लैनेट हैं, लगन में मंगल 9th हाउस के आपके लॉर्ड हैं और नवमांश कुंडली में वो बड़े वीक हो गए, अस्त हैं, नीच के हैं, ऐसी स्थिति में वो बैठे हुए हैं, तो आपके भाग्य में, एजुकेशन में, पिता के सुख में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको फिर वो शो कर रहे हैं मंगल महाराज नवमांश कुंडली में। इसी तरीके से हम मैच करेंगे। शुक्र महाराज हमारी पत्रिका में लगन कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में अगर शुक्र महाराज खराब स्थिति में हमारी पत्रिका में बैठे हैं तो हम जान सकते हैं कि जो हमारी डिजायर्स हैं वो पूरी नहीं होंगे, हमको कंफर्ट या लग्जरीज नहीं प्राप्त होंगे, हमको सुख नहीं प्राप्त होगा। शुक्र भी जो है हर प्रकार के सुख के देवता है, भोग नहीं प्राप्त होंगे, लाभ नहीं प्राप्त होंगे, आनंद नहीं प्राप्त होगा, वेल्थ नहीं प्राप्त होगी और अल्टीमेटली नवमांश कुंडली में खराब शुक्र का बैठा होना, शादी हमको अच्छी प्राप्त नहीं होगी या शादी से हमको सुख प्राप्त नहीं होगा। हम इस तरीके से देखिए मैच करते हैं। तो हर प्लैनेट का जो भाग्य है, उसकी जो नियति है, वो नवमांश कुंडली में उसकी पोजीशन पे टिकी हुई है। हम उसी हिसाब से दशा को भी जज कर सकते हैं कि भाई हाँ दशा कैसे रहने वाली है, फिर इस प्लैनेट की क्या उपाय करने चाहिए हमको, हमें किस चीज में रोकथाम करके रखनी चाहिए। अदरवाइज ये दशा उन चीजों की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है। हम चाहें या ना चाहें यही हमको सीखना होता है, यही हमको ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होती हैं, यही हमको बदलाव करने होते हैं अपने जीवन में। और इसमें एक मैं लास्ट पॉइंट आपको और बता दूं कि देखिए जीवन में ज्योतिष के माध्यम से मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है स्टार्टिंग से, और वो गोपाल कृष्ण के ही थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। मतलब जैसा उन्होंने कहा है कि देखिए व्यक्ति जीवन में अकेला आता है और अकेला जाता है। यहां पे जो हमारे हर प्रकार के रिश्ते समीकरण बनते हैं वो इस जीवन के जो है एक प्रकार के खेल होते हैं, हमारे ऋण होते हैं जो हमको किसी को चुकाने हैं और किसी से लेना है। अंततः मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, तो अकेले ही अपने आप को हमें अपग्रेड भी करना होता है। वो आदमी हमें गाली देता है इसलिए हम उसको गाली देते हैं, दैट इज क्वाइट क्लियर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है कि वो आदमी गाली दे या ना दे, लेकिन आप किस प्रकार से उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको उत्तर दे रहे हैं, ये आपको सीखना है। अब की बार जीवन में आप लोगों को प्रेम देते हैं, वो आपको प्रेम नहीं देते हैं पीछे से, वो उनका प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आप थोड़ी ना नीचे ले जाएंगे अपने आप को। वो प्रेम नहीं देता, हम भी नहीं देंगे, वो गाली देता है, हम भी देंगे। ये आपको तो अपने आप को ऊंचा उठाना ना। इस जीवन में आने का अर्थ क्या है कि भाई अपने अंदर की जितनी भी विषमताएं हैं, जो हमारी खराबियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको धीरे 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 दूर करते रहे। हम बहुत तेज बोलते हैं, गाली कर देते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, मुख से हमारे गलत निकलता रहता है। हमको उस चीज को शायद ठीक करना है, हम भले बने, भला बोले, हम प्रण लें कि हम कभी अब शब्द बोलेंगे ही नहीं अपने जीवन में। ये सबसे बड़े उपाय हैं, ये सबसे बड़ी अपग्रेडेशन है। और अगर नवमांश कुंडली में, मैं आपको ये इसलिए बता रहा था बीच में कि अगर नवमांश कुंडली में कोई ग्रह खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आपसे वो अपने अनुसार सुधार करने के लिए उस प्लैनेट के हिसाब से कह रहा है।
शुक्र अगर आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, वो आपको बता रहा है, तो शायद इसका मतलब यह है कि आप अपने डिजायर्स को रोक के रखिए, प्रेम देना सीखिए, सच्चा प्रेम करिए, डिवाइन प्रेम करिए, फैमिली के ऊपर अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल गंदी चीजें, इन सारी चीजों में बिल्कुल मत पड़िए। प्योरिटी, शुद्धता, उस तरफ जाइए। तो शुक्र आपको ये देखिए अच्छा होने के लिए कह रहा है, और उससे आपको हर प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे और संतोष प्राप्त होगा, जो प्लैनेट बता रहा है। इसीलिए तो वो खराब हुआ है नवमांश कुंडली में। अदरवाइज अगर वो नवमांश कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, इसका मतलब आपका एक्चुअल जो भाग्य है, जो अंदर का आपके भाग्य है, जो नवमांश कुंडली बताती है उस प्लैनेट को लेके, वो तो वैसे ही प्रबल है, आप उसमें वैसे ही उत्कृष्ट हैं। अब आप उससे रिलेटेड अगर कोई और गलत चीजें होती हैं, हम उसको और डाउन करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बीच में बृहस्पति का एग्जाम्पल दिया था कि बृहस्पति वर्गोत्तम मीन राशि में बैठे हुए हैं, ये ऐसा पॉइंट है। अब ऐसे बृहस्पति में हर समय दूसरों को ज्ञान देना, समझाना, एडवाइजिंग करना, खुद को बहुत उत्कृष्ट समझना, ये सारी चीजें भी कभी कभार हमको अपने जीवन से हटानी पड़ती हैं। हमको समझना पड़ता है कि भाई हम उन लोगों को बात समझाएं, उन लोगों को ज्ञान दें जो ज्ञान लेना चाहते हैं। हमेशा हम एक एज अ टीचर का रोल नहीं प्ले करते रहें। तो बृहस्पति के वर्गोत्तम होने के बाद जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, मीन राशि में वर्गोत्तम है या धनु राशि में वर्गोत्तम है, उस चीज में होने के बावजूद भी कई प्रकार की हमको उससे सुधार करने पड़ते हैं, फिर भी करने पड़ते हैं। और अगर कोई प्लैनेट खराब है नवमांश कुंडली में, वो तो बता ही रहा है कि अपने से रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम देने वाला हूं, मैं परेशानी देने वाला हूं, उन एस्पेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगी आपके चार्ट में। और इसके साथ और चीजें जुड़ जाती हैं नवमांश कुंडली में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है केतु के साथ। अब यहां पे मान लीजिए कि यहां पे उसको सैटर्न भी देख रहा है और स्थिति यहां पे उसकी खराब हो जाएगी चंद्रमा की। ये सारी चीजें जो हैं प्लैनेट को उठा देती हैं या गिरा देती हैं, लेकिन पता कहां से चलता है? नवमांश कुंडली से। और नवमांश कुंडली से ही हमको फिर उसके उपाय भी पता चलते हैं कि हमको क्या उपाय करने चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।